देखो 6 टाइप मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कंसंट्रेशन के। एक तो मैंने आपको नॉर्मलिटी पढ़ा दी है, एक मैंने आपको मोलरिटी पढ़ा दी है, 4 टाइप आपको बताया है, एक आपके लिए मोलरिटी पढ़ा दिया है और एक मोलर फ्रैक्शन आपको डिस्कस किया है ना। तो 4 टॉपिक आपको पढ़ा दिए इसमें, कंसंट्रेशन टाइप 3 आपको और पढ़ाएंगे आज। देखिए चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इफेक्ट टाइप का जो मैं आपको डिस्कस करूंगा कंसंट्रेशन के लिए, और इसे हम लोग बोलते हैं पीपीएम कंसंट्रेशन। बहुत सारी जगह पर लिखा होता है पीपीएम। जब भी कभी पॉल्यूशन की बात आती है, प्रदूषण को हम लोग नापते हैं ना, तो प्रदूषण को नापने के लिए पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कभी वातावरण में इन्वायरमेंट को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो इन्वायरमेंट को मेजरमेंट करने के लिए पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है? देखिए पहले वाले पी का मीन्स है पार्ट, दूसरे वाले पी का मीन्स है पर, और तीसरे वाले जो एम लिखा हुआ है इसका मीन्स है मिलियन। क्या हो गया पूरा? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर क्या हो गया? इसका नाम बताइए दोबारा से, पार्ट पर मिलियन। तो ये जो कंसंट्रेशन आपको पढ़ा रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन हम लोग इसे कहते हैं। और कैसे हम लोग इसे मेजरमेंट करते हैं आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट्स होगा ना, यानी जो विलेय पदार्थ आपके पास होगा, उस सॉल्यूट्स के लिए हम लोग मिलीग्राम में लेंगे। जो सॉल्यूट्स आपके पास होगा उस सॉल्यूट्स को हम लोग मिलीग्राम में लेंगे, और इसका जो भी मिलीग्राम में मास होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे। तो 4 बातें आपको पढ़ा चुके। इससे पहले आपसे कहा था 1 लीटर में अगर ग्राम तुल्यांक को मेजरमेंट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स को मेजरमेंट करते हैं, तो वो टर्म बन जाता है नॉर्मेलिटी। और जब मोल को मेजरमेंट करते हैं तो टर्म बन जाता है मोलरिटी। और जब 1 किलोग्राम में मोल को मेजरमेंट करते हैं तो वो टर्म बन जाता है मोलरिटी। और जब भी कभी विलेय अथवा विलायक के अणुओं की संख्या के लिए टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं तो वो टर्म बन जाता है मोलर फ्रैक्शन। मोलर। तो ये 5वां टर्म है, इसमें आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी पीपीएम कंसंट्रेशन की बात होगी तो जो सॉल्यूट्स आपके पास अवेलेबल है, जो सॉल्यूट्स आपके पास अवेलेबल है, उस सॉल्यूट्स का जो मास है उससे आप मिलीग्राम में लेंगे, और आप ये चेक करेंगे कि जो मिलीग्राम में मास वैल्यू है वो 1 लीटर में कितना उपस्थित है। तो आप सर से कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट, यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट एकांक आयतन में उपस्थित विलेय का या सॉल्यूट्स का जो भी मास होता है, किसमें होता है? मिलीग्राम में। मिलीग्राम में जो भी मास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएम कंसंट्रेशन बोलते हैं भाई। पीपीएम कंसंट्रेशन हम लोग उसे बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछा जाता है, मैं भी पूछता हूँ बच्चों से, उनको प्रैक्टिकल करता हूँ कि भाई पीपीएम कंसंट्रेशन क्या होती है, तो उन्हें ये पता नहीं होता पीपीएम का पूरा नाम क्या है। तो पहले तो हम लोगों को बताना चाहिए पीपीएम का पूरा नाम क्या है। क्या बताओ? पार्ट पर मिलियन। और पीपीएम होता क्या है तो आपको बताना है, यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के सॉल्यूट्स के मिलीग्राम का द्रव्यमान, मिलीग्राम का द्रव्यमान क्या कहलाता है? पीपीएम कंसंट्रेशन कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है 1 लीटर आयतन में जितना भी विलेय मिलीग्राम में उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पीपीएम बोलेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई पीपीएम का? पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा, पीपीएम इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका पीपीएम का। अब हम लोग इससे मेजरमेंट कैसे करेंगे? सवाल है तो हमको समझ में आ गया भाई 1 लीटर आयतन सब हमें प्रोवाइड कराएंगे,
उस 1 लीटर आयतन में हमें पता करना है कितना मिलीग्राम विलेय उपस्थित है। 4 मिलीग्राम वो यूरिया है, 4 मिलीग्राम ग्लूकोज है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल है जो फॉर्मूला हम लोग को समझ में आ गया है उसको हम लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है 10⁻⁶ cc। 10⁻⁶ cc का मीन्स क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले वाले सी का मीन्स क्या है? क्यूबिक, घन। और दूसरे वाले सी का मीन्स क्या है? सेंटीमीटर। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है टर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर टर्म है 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर का मीन्स क्या होता है? 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर का मीन्स होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर। समझ लो आप इसे व्यक्त कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग। अभी दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ गया तो उसमें रोज आता था कि पीपीएम इंडेक्स इतना हो गया, आज पीपीएम इंडेक्स इतना हो गया। सबसे पहले टीवी में यही आता था हमारे जब पॉल्यूशन बढ़ा था। तो हमें आना चाहिए कैसे निकालते हैं इसके लिए। हम लोग निकालते कैसे इसके लिए? 10⁻⁶ cc का मीन्स होता है 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर। आयतन का अर्थ होता है 1000 लीटर आयतन। यानी 10⁶ जो है क्यूबिक सेंटीमीटर किसके आयतन के बराबर होता है? 1000। इस 1000 ml में, इस 1000 लीटर में, इस 1000 लीटर में जितना भी विलेय उपस्थित होगा, जितना भी विलेय उपस्थित होगा वह पीपीएम के बराबर होगा। और टेक्निकल टर्म में इसको समझिएगा, दोबारा कहना चाह रहा हूं आपको। इसे पढ़ते कैसे हैं हम लोग? क्या कहेंगे सर आपसे? सर आपसे कहने वाले हैं कि भाई हमारे यहां पर बड़ौदा में सल्फर डाइऑक्साइड की जो पीपीएम कंसंट्रेशन है वो 10 है। यानी जो SO2 का पीपीएम आ रहा है वो 10 है, 10 पीपीएम आ रहा है। इसका अर्थ क्या है समझाओ? इसका मीन्स क्या है? तो पहले हम लोग ये समझ लें कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। 10 पीपीएम का मीन्स क्या हो गया, कैसे निकालेंगे हम लोग, सर को कैसे समझाएंगे? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि 10⁻⁶ cc जो होता है, 10⁻⁶ cc की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? 1000 लीटर के बराबर होती है। 1000 लीटर में विलेय की, सॉल्यूट्स की जो भी मात्रा उपस्थित होगी, 1000 लीटर में विलेय की जो भी मात्रा उपस्थित होगी उससे हम लोग क्या कहने वाले हैं? वो पीपीएम के बराबर होगी। किसके होगी? अब जैसे सर ने एक सवाल दिया आपको, सर ने बोला कि आपके बड़ौदा में NO2 का जो पीपीएम कंसंट्रेशन है वो 500 आ रहा है। सर क्या बताएंगे आप? अब ऐसे पढ़ा करेंगे आप इसे। इससे स्पष्ट है कि 1000 लीटर गैसीय आयतन में, इससे स्पष्ट है कि 1000 लीटर गैसीय आयतन में क्या उपस्थित है? 10 लीटर SO2 उपस्थित है। 10 लीटर SO2 उपस्थित है। अब ये बताओ कैसे पढ़ोगे आप तक? अगर हम अपने बड़ौदा में 1000 लीटर गैस के आयतन का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो उस एनालिसिस में कितना पीपीएम आ रहा है NO2 का? 500 लीटर। कितना आ रहा है? यही आधा तो NO2 हो गया उसके अंदर। अब सर ने आपको बोला कि आपके पास जो गैसें हैं उन गैसों के अंदर अमोनिया जो लिखा हुआ है NH3, इसका पीपीएम 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? राइट। 1000 लीटर आयतन में कितना अमोनिया उपस्थित है? 2 लीटर। समझ में आ गई बात? किससे कंपैरिजन करते हैं पीपीएम को? 1000 लीटर आयतन से। तो पेपर में सवाल कैसा है हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में? अभी 2016-18 में क्वेश्चन आया, उसमें पूछा गया एक शहर का प्रदूषण आंकड़ा प्राप्त किया गया जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की पीपीएम कंसंट्रेशन 20 प्राप्त हुई, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की
पीपीएम कंसंट्रेशन 20 प्राप्त हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या था उस शहर में? उस शहर के अगर 1000 लीटर गैसीय आयतन का विश्लेषण किया जाता, उस शहर के अगर 1000 लीटर गैसीय वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता, तो गैसीय वॉल्यूम का एनालिसिस करने के बाद कितना मिलता आपको सल्फर डाइऑक्साइड? 20 लीटर। समझ में आ गई बात? पक्का? तो पढ़ो किसी को बताइए। तो पीपीएम के बारे में है। आगे बढ़े? ठीक है। ये 6 नंबर है हम लोग के पास, मास परसेंट कंसंट्रेशन। मास परसेंट कंसंट्रेशन बड़ा यूजफुल है। बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, दवाइयां जो हमारी आती है ना, उन दवाइयों में यही लिखा आता है सारा। मास परसेंट कंसंट्रेशन क्या होता है भाई? अगर मास परसेंट कंसंट्रेशन की बात हम लोग करेंगे, कैसे करने वाले हैं? एक टर्म आ गया परसेंटेज, और जब परसेंटेज आ जाता है तो वहां पर एक चीज की लिमिट लग जाती है कि हम लोग 100 से ज्यादा नहीं जा सकते। परसेंटेज कितनी हो सकती है भाई? 100 होती है। कुछ लोग फर्जी बात करते थे कि 105%। 105 कहां है? परसेंटेज 100 का मीन्स है कि जो लिमिटेशन लग गया यहां पर 100% का मीन्स होगा। तो मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? देखिए 100 ग्राम में आपके विलय का जो भी मास प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम में आपके विलय का जो भी मास प्रेजेंट होगा, जैसे क्या है, ये सॉल्यूट्स हमारे पास है भाई, ये विलय हमारे पास है, और मैंने कहा इस विलय को आपको 100 ग्राम में बोलना है। तो 100 ग्राम में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट कंसंट्रेशन। यानी 100 ग्राम विलयन में जितना विलय का द्रव्यमान उपस्थित होता है, 100 ग्राम विलयन में, 1 लीटर में नहीं, 1 किलोग्राम में नहीं, कितने में? 100 ग्राम में। 100 ग्राम विलयन में जितना विलय उपस्थित होता है, उस विलय की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास परसेंट कंसंट्रेशन बोलते हैं। कैसे आप इसे एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त कैसे करेंगे आप इसे? जब आप इसे व्यक्त करेंगे तो सर को बताएंगे मास परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। कितना फाइंड करेंगे? 100 में फाइंड करेंगे। परसेंटेज निकालते हैं ना हम लोग, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं हम लोग? इस फॉर्मूला से हम लोग जो है मास परसेंट कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। जब भी कोई मास परसेंट आपको निकालना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग इसे एप्लीकेबल करने वाले हैं। आपको बताना है मास परसेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ये तो 100 ही लगाना है आपको, नीचे वाला कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू 100। समझ गए आप लोग? क्या होता है, जो दवाइयां हम लोग को देते हैं ना, उनके पीछे रैपर पढ़ते हैं हम लोग। उन दवाइयों के जो रैपर्स होते हैं उन पे क्या लिखा होता है? उन पे ऐसे लिखा होता है, देखो भाई, स्मॉल w स्लैश कैपिटल W। लिखा था, पढ़ा कभी आपने? जितनी मेडिसिन आप परचेज करते हैं उन सबका कंसंट्रेशन ऐसे लिखी आती है। इसका मीन्स क्या है? स्मॉल w जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है?
मास ऑफ सॉल्यूट्स, ये विलेय का द्रव्यमान है, और जो कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ है बेटे वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। सर ने बोला 10% यूरिया का मीन्स क्या है, 10% यूरिया का मीन्स क्या है, तो आप बताएंगे 10% यूरिया का मीन्स है कि सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम तो यूरिया है और 90 ग्राम क्या है, वाटर है, तभी तो सो होगा। सर ने पूछा 10% यूरिया का मीन्स क्या हो गया, 10% यूरिया का मीन्स हो गया कि 10% यूरिया का मीन्स है कि जिसमें 100 में निकालना आपके लिए, तो क्या करेंगे 10 ग्राम तो यूरिया हो जाएगा आपका, 10 ग्राम यूरिया हो जाएगा, और 90 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सर ने बोला कि 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीन्स क्या बताइए, 80 ग्राम क्या इसमें वाटर है, तो इसमें का मीन्स क्या हो गया, ये लिखा होगा उसमें 20/80 10/90 10/90 का मतलब क्या हो गया, हम बच्चों से पूछते हैं क्वेश्चन जब उनका प्रैक्टिकल होता है, हम पूछते हैं भाई देखा हमने 2+98 यूरिया सॉल्यूशन है, तो कैसे डिफाइन करेंगे सर को हम लोग इसके लिए, 2 ग्राम मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन, 98 ग्राम ऑफ, समझ में आ गया आपको, परसेंटेज को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस किया करेंगे। आज के बाद ध्यान रखेंगे कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक टाइप मैं आपको बताता हूं, ये हमारा लास्ट टाइप होगा कंसल्टेशन में। वॉल्यूम कंसंट्रेशन है भाई, वॉल्यूम कंसंट्रेशन। वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होता है, आयतन प्रतिशत कहते हैं इसके लिए, ये भी मास की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान की जगह हम लोग आयतन का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज यूज करना है तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन component upon total volume of solution into 100। क्या करेगा मैंने आपसे, बहुत आसान बात है, टेक्निकल चीज में कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट्स, भाई सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है वो क्या, विलेय है, तो विलेय का आयतन बटे विलेय का कुल आयतन इंटू 100। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपके लिए, आयतन जब आप इसमें यूज करेंगे तो 100 ml आप इसमें यूज करेंगे। इसमें जब आप वॉल्यूम यूज करेंगे तो वॉल्यूम को आप लोग 100 ml यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपके पास 2% यूरिया सॉल्यूशन है, NH2 CONH2, तो आपको बताना है इसका मीन्स क्या है वॉल्यूम कंसंट्रेशन में। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके आपको अभी आगे। 2% यूरिया सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, अगर मास परसेंटेज में निकालना है तो मास परसेंटेज में तो वैल्यू हो गई 2+98, 2+98। अगर आपको वॉल्यूम कंसंट्रेशन में फाइंड करना है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है कितने ml में, 100 ml में, और 100 ml को लीटर में कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा ये। तो सबसे जब भी कभी ऐसा आएगा ना लिखा हुआ
बहुत सवाल कराऊंगा मैं आपको ऐसे, मैं कहूंगा 5% चीनी के सॉल्यूशन के लिए, 4% यूरिया के सॉल्यूशन के लिए इतने में उबला गया, ऐसे किया गया हम लोगों ने। तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे लिखा करेंगे आप, इसका अर्थ है इट्स मीन्स 5 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 100 ml वाटर। समझ में आ गई बात मेरी आपको? ये क्या करेंगे, आयतन परसेंटेज में इसको व्यक्त करेंगे। तो 7 टाइप मैंने कंसंट्रेशन के आपको डिस्कस कर दिए हैं। एक तो मैंने क्या पढ़ा दिया है आपके लिए, नॉर्मलिटी मैंने आपको पढ़ा दिया है। दूसरा क्या पढ़ा है मैंने आपको, मोलरिटी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तीसरा मैंने क्या पढ़ाया आपको, मोलरिटी मैंने आपको पढ़ाया। चौथा क्या पढ़ाया मैंने आपको, मोलर फ्रैक्शन आपको पढ़ाया। और पांचवा क्या पढ़ाया आपके लिए मैंने, पीपीएम मैंने आपको पढ़ाया। छठा क्या पढ़ाया मैंने आपको, मास परसेंटेज। और 7th मैंने आपको पढ़ाया है वॉल्यूम परसेंटेज। कुछ बेसिक बातें मैं इनके बारे में आपको और बता देता हूं। जैसे कभी कभी हमसे पूछते हैं कि भाई मोलरिटी और मोलरिटी जो होती है और जो मोलरिटी होती है, इन दोनों में कौन सी वैल्यू टेम्परेचर से इफेक्टिव हो जाएगी। 2 सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किए। एक सॉल्यूशन की तो मैंने मोलरिटी आपको दी थी और एक की मैंने मोलरिटी आपको दी थी, और दोनों सॉल्यूशन को मैंने हीट कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। मोलरता और मोललता दोनों में से कौन सा ताप से प्रभावित हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? बताओ कौन सा चेंज हो जाएगा? मोलरता चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बताओ? राइट। मोलरता जो होती है किस पर डिपेंड करती है? आयतन पर डिपेंड करती है। तो जो वॉल्यूम वैल्यू होती है, आयतन तो ताप से प्रभावित होता है भाई। इसलिए अगर किसी भी सॉल्यूशन को आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी जो मोलरता होती है वो बदल जाती है। क्या हो जाती है? लेकिन मोलरता कभी भी, तो मोलरता क्यों नहीं बदलती है? मास वैल्यू है, कोई बदलती है, मास वैल्यू है। मोलरता कैसी है? मास वैल्यू है, इसलिए वो कभी भी चेंज नहीं होती है। दूसरी सवाल हमसे पूछा जाता है कि नॉर्मलता में मोलरता में रिलेशन क्या होता है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए नॉर्मलिटी जो होती है वो N/M होती है। N इक्वल टू क्या होता है? N/M। ये बहुत की फैक्टर्स हैं, आप याद रखें, आप काम आएंगे आपके आगे। N का बेस क्या है? नंबर्स ऑफ एचाइन। जैसे H2SO4 है तो इसमें कितने H है? 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे HCl है, इसमें कितना H है? तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। N क्या होता है? N होता है नंबर्स ऑफ एचाइन या फिर OH। जैसे क्षार है, कोई क्षार आ गया, जैसे मान लो NaOH, कितने OH है इसमें? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसमें। तो एचाइन और OH का नंबर अगर हम लोगों को पता होगा तो किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है उसे किस में चेंज कर सकते हैं हम लोग? नॉर्मलिटी में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सारी? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए यहाँ तक। ठीक है, सब